यूरिन का कलर लाइट येलो या लाइट एम्बर एम्बर कलर, लाइट एम्बर कलर। इसके अलावा कोई भी दूसरे कलर्स हैं, दे आर ऑल एबनॉर्मल कलर्स एंड दे हैव अ कॉज। द कॉज में बी प्रेजेंस ऑफ ब्लड, प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन, और इट मे बी ड्यू टू ड्रग्स। एक ड्रग होती है ट्यूबरकुलोसिस में इस्तेमाल किया जाता है उसको रिफाम्पिसिन। तो रिफाम्पिसिन जब ली जाती है तो उसमें जो सिक्रीशंस हैं बॉडी के वो कलर्ड हो जाते हैं, रेड कलर्ड हो जाते हैं। तो उसमें भी यूरिन रेड कलर का पास होता है। तो वो भी एक कंडीशन हो सकती है विच इज़ नॉट अ डिजीज़ प्रोसेस, लेकिन ड्रग की वजह से यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लंग्स दिखाए गए हैं, एक लंग लंग तो लेफ्ट वाला लंग जो है वो तो हेल्दी है, लेकिन जो राइट वाला लंग है वहाँ पर आपको प्लूरल कैविटी में फ्लूइड दिखाई दे रहा है, और उस प्लूरल कैविटी में फ्लूइड की प्रेजेंस की वजह से जो लंग है वो कंप्रेस हो गया है। तो ये जो फ्लूइड है इसको एग्जामिन करने के लिए इसको कलेक्ट करते हैं, इंटरकॉस्टल स्पेसेस हैं उनके बीच में नीडल डालकर फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद में फ्लूइड को स्टडी किया जाता है ये देखने के लिए कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस कंडीशन। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्लूरल एफ्यूजन? जब प्लूरल कैविटी में फ्लूइड, एक्सेसिव फ्लूइड अक्यूमुलेट करता है, दैट इज नोन एज प्लूरल एफ्यूजन। और ये जो प्लूरल एफ्यूजन है इसको, इसकी कॉजेज बहुत सारी कॉजेज हैं, आप लोग पूरी जो लिस्ट है उसको पढ़ के आइएगा। सबसे इम्पोर्टेंट कॉजेज में ट्यूबरकुलोसिस है, जिसकी वजह से प्लूरल एफ्यूजन होता है। बहुत ही कॉमन है ट्यूबरकुलोसिस, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और अगर हम ये सुनते हैं कि किसी को प्लूरल एफ्यूजन हुआ है तो सबसे पहली जो कंडीशन है विच कम्स टू माइंड इज ट्यूबरकुलोसिस। सेकेंड इम्पॉर्टेंट कंडीशन है मेलिग्नेंसी या प्लूरल कैविटी में। इसके अलावा और भी दूसरी कंडीशंस हैं, ब्लीडिंग हो सकती है प्लूरल कैविटी में, जिसमें हीमोथोरैक्स डेवलप हो सकता है, रेड कलर का आपको फ्लूइड उसमें मिलेगा। और जब आप एस्पिरेट करेंगे तो उसमें फ्लूइड में आपको ब्लड दिखाई देगा। तो हीमोथोरैक्स है, ब्लड इन द प्लूरल कैविटी, इट मे बी बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, कैंसर्स की वजह से हो सकता है। यहाँ पर आप इस वाली पिक्चर में देख सकते हैं कि जो प्लूरल कैविटी है वहाँ पर एक नीडल डाली गई है, इंटरकॉस्टल स्पेस आप देख सकते हैं, दो रिब्स के बीच में जो स्पेस है, मसल्स को प्रिक करके नीडल डाली गई है और वहाँ से फ्लूइड को एस्पिरेट किया गया है। और एस्पिरेट करने के बाद में उसको, जैसे हमने यूरिन एग्जामिनेशन किया था, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन फॉर काउंट्स एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और उसके अलावा कुछ और जो नए टेस्ट हैं, सेरोलॉजिकल टेस्टिंग, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्टिंग एंड पीसीआर, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेरिकार्डियम पेरिकार्डियल कैविटी है उसके अंदर उसको दिखाया गया। तो अगर पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, दैट कैन again be because of tuberculosis, because of cancers, because of trauma। ये 3-4 कंडीशंस हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेरिकार्डियल कैविटी में। और ये कंडीशन बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हार्ट है इस कैविटी के अंदर, और हार्ट कंप्रेस हो वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर सकेगा। सो इस कंडीशन को डीकम्प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। नाउ हियर यू कैन सी, ये क्या, ये कौन सी पिक्चर है, क्या है ये इस पिक्चर में? रेड सेल कास्ट है मैम, यूरिन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरिन एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो उसमें, जी जी बिल्कुल, वेरी गुड, ये एक रेड सेल कास्ट दिखाई दे रहा है। नॉर्मली हाईलाइन कास्ट होते दिखाई देते हैं, हर एक नॉर्मल पर्सन की यूरिन में पाए जाते हैं 1 से 2 हाईलाइन कास्ट। लेकिन अगर उन हाईलाइन कास्ट के ऊपर रेड सेल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, इसका मतलब है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें कहीं ना कहीं ब्लड जो है वो पास हो रहा है, और ये ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पर ब्लड ये आ रहा है। तो हो सकता है कि ये ग्लोमेरुलस से आ रहा हो सकता है कि ये ट्यूब्यूल से आ रहा हो। सो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, पाइलोनेफ्राइटिस है, ऐसी कंडीशंस में आपको इस तरह के कास्ट मिलेंगे। और ये जो कास्ट जब मिलते हैं तो ये एक अलर्ट करने वाली कंडीशन है। कास्ट क्यों मिल रहा है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकती है, तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाना ज़रूरी है।
यहाँ पर देखिए आप, ये जो कास्ट है दिस इज अ ग्रैन्युलर कास्ट, क्योंकि यहाँ पर सेल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ जो सेल्स के अंदर के ग्रैन्यूल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आसपास आप देख सकते हैं एक आध कहीं कहीं डब्ल्यूबीसी दिखाई दे रहे हैं, पॉलीमॉर्फ्स या न्यूट्रोफिल्स दिखाई दे रहे हैं, और कास्ट के ऊपर सिर्फ जो ग्रैन्यूल्स हैं न्यूट्रोफिल्स के वो दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज अ ग्रैन्युलर कास्ट। ग्रैन्युलर कास्ट कभी कभी नॉर्मली दिखते हैं, एक आध दिखता है तो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा दिखते हैं, 2 3 या 3 4 दिखाई देते हैं, दिस मीन्स दैट द पर्सन मे हैव इन्फेक्शन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाइट ब्लड सेल दिखाई दे रहे हैं। सो ये एक वाइट ब्लड सेल कास्ट है, और वाइट ब्लड सेल्स में मेनली जो न्यूट्रोफिल्स हैं दे आर स्टक ऑन दी कास्ट। तो वाइट ब्लड सेल कास्ट ये भी इंडिकेट करते हैं कि इन्फेक्शन है कहीं ना कहीं किडनी में, और इन्फेक्शन अगर है तो अलर्ट करने का मौका है, अलर्ट करिए पेशेंट को फ़ौरन, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कराए और अपना इलाज शुरू करें। फिर ये देखिए, ये कौन से, ये क्रिस्टल्स हैं यूरिन में पाए जाने वाले, नॉर्मली भी पाए जाते हैं और कभी कभी स्टोन्स होते हैं तब भी पाए जाते हैं। तो नॉर्मली पाए जाने वाले ये कौन से क्रिस्टल्स हैं? कैल्शियम कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑक्सीजन। स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स हैं, किस तरह की यूरिन में पाए जाते हैं? आमतौर पे एसिडिक यूरिन में पाए जाते हैं, और आमतौर पे यूरिन का पीएच एसिडिक ही होता है, 5.5 से लेके 6 या 6.5 तक ही होता है नॉर्मल पीएच। कभी कभी ये वाले क्रिस्टल्स अल्कलाइन यूरिन में भी पाए जाते हैं। फिर ये वाले क्रिस्टल्स कौन से हैं? ये भी यूरिन में यूरिक पाए एसिड। जाने वाले क्रिस्टल्स हैं। ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स विच आर फाउंड अगेन इन एसिडिक यूरिन। ओके। और कभी कभी जब स्टोन होते हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स डेवलप करते हैं पेशेंट्स, तब भी हमें इस तरह के क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। ओके, व्हाट इज दिस कंडीशन? एसाइटिस। वेरी गुड, ascites. What is ascites? Peritoneal fluid in stomach. वेरी गुड। सो इट इज प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। नॉर्मली बहुत थोड़ा सा फ्लूइड होता है, 50 to 100 ml से कम ही होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई लीटर्स फ्लूइड जमा हो गया है पेरिटोनियल कैविटी में। सो दिस कंडीशन इज नोन एज ascites. What are the conditions when you find ascites? Alcoholic. जी, Ma'am, in person those who consume a lot of alcohol. ओके, सो पीपल हु कंज्यूम अ लॉट ऑफ अल्कोहल, जब उनको अल्कोहलिज्म की वजह से सिरोसिस ऑफ लिवर डेवलप होता है, जब लिवर सिरोसिस हो जाती है उसके बाद में ये कंडीशन डेवलप होती है। ओके। सो ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, पीपल हु डेवलप सिरोसिस एज अ रिजल्ट ऑफ अल्कोहल इनटेक फॉर अ वेरी प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा मेलिग्नेंसी हो सकती है, पेरिटोनियल मेलिग्नेंसी हो सकती है, एब्डोमिनल कैंसर्स होते हैं, उसमें भी एसाइटिस डेवलप होती है। और तीसरा ट्यूबरकुलोसिस में एसाइकोटिक है, जिसमें एसाइटिस डेवलप होती है। अब इसको हम किस तरह से फ्लूइड को एस्पिरेट करेंगे? इसमें एब्डोमेन में एक नीडल प्रिक की जाएगी और उसकी मदद से आप थोड़ा सा फ्लूइड एस्पिरेट कर सकते हैं। अगर आप डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस कर रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा फ्लूइड एस्पिरेट करेंगे और उसको लेबोरेटरी में भेजेंगे एग्जामिनेशन के लिए, जहाँ पर हम फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके ये बताने की कोशिश है कि उसमें 2 तरह के फ्लूइड्स हो सकते हैं। एक तो ट्रांसुडेट्स हो सकते हैं और दूसरे एक्सुडेट्स हो सकते हैं, है ना? तो फ्लूइड किस तरह का है, ट्रांसुडेट है तो कौन-कौन सी कंडीशंस होंगी, एक्सुडेट्स हैं तो कौन-कौन सी कंडीशंस होंगी। ये पढ़ के आइएगा अच्छी तरह से, ट्रांसुडेट्स एंड एक्सुडेट्स इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या-क्या हैं, और किन-किन कंडीशंस में ट्रांसुडेट्स डेवलप होते हैं, किन-किन कंडीशंस में एक्सुडेट्स डेवलप होते हैं, और उनमें हमें क्या-क्या फीचर्स मिलेंगे। फिर यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये आप सब लोग पहचानते होंगे इसको, आई होप। दिस इज द पिक्चर ऑफ white blood cells, especially neutrophils, which are trying to pass out of the capillary membrane. तो जो कैपिलरी है वो हाईली परमिएबल हो जाती है जब कभी भी इन्फ्लेमेशन होता है, और परमिएबल होने की वजह से उसमें पोर्स बन जाते हैं, ताकि उसमें से जो सेल्स हैं
वो बाहर निकल सकें, टिश्यू में जा सकें और टिश्यू में जाकर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है या कोई भी दूसरा पॉजिटिव एजेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर सकें. So what is this process known as when the cells are coming out of the blood vessel? Immigration. Blood Emigration. vascularization. जी, वेरी गुड. एमिग्रेशन हो गया. उसके बाद में अगला प्रोसेस क्या है? एमिग्रेशन के बाद में ये एरो लगाया है ना कि भाई निकल गए अब इधर जाओ, तो किधर जा रहे हैं ये? Blood vessel. ब्लड में जाए जी, मैम, ये क्या ब्लड में जाए. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्लड से निकलकर टिश्यू में जा रहे हैं, है ना? और ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द टारगेट, दैट इज नोन एज कीमोटैक्सिस. कीमोटैक्सिस, है ना? और फिर फाइनली कीमोटैक्सिस जब हो जाएगी और जो बैक्टीरिया था उसके पास पहुंच गया, तो वहां पर पहुंच के फिर ये फेगोसाइटोसिस कर लेंगे. ओके. यहाँ पर एपिथेलियोइड सेल्स इन ग्रैनुलोमा, ये पिक्चर आप लोग देख चुके हैं बार बार. इसमें एपिथेलियोइड सेल्स आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े से सेल्स हैं. ये एक्चुअली सारे मैक्रोफेजेस हैं, मोनोसाइट्स हैं विच हैव एनलार्ज्ड इन साइज. तो एनलार्जमेंट की वजह से बहुत सारा साइटोप्लाज्म, अबंडेंट साइटोप्लाज्म कैन बी सीन एंड लार्ज वेसिकुलर न्यूक्लियाई कैन बी सीन, है ना? तो ये सारे एपिथेलियोइड सेल्स हैं और कुछ कुछ एपिथेलियोइड सेल्स फ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक जायंट सेल बना सकें. तो यहाँ पर पूरा जायंट सेल अभी नहीं बना है, लेकिन काफ़ी हद तक बड़ा सा एक जायंट सेल बन रहा है. इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग. फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हार्ट है और उसको सप्लाई करने वाली सारी आर्टरीज हैं. और जब कभी भी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं ड्यू टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर ब्लॉकेज इज एथेरोस्क्लेरोसिस. लेकिन कई दफ़ा एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होती है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए स्पैज्म हो जाता है मसल्स का, और उस स्पैज्म की वजह से ब्लड सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से हार्ट का जो मस्कुलेचर है उसकी डैमेज हो सकती है. So what is that condition called when the cardiomyocytes are destroyed because of reduction in the blood supply? Myocardium infarction. Myocardial infarction, very good. Myocardial for the heart muscle and infarction for the death of the tissue. So myocardial infarction होगा. ऐसी स्टेट में अगर आप ब्लड टेस्ट करें कार्डियक मार्कर्स के लिए, तो कौन कौन से कार्डियक मार्कर्स आप चेक करेंगे? कार्डियोमायोसाइट्स डैमेज हो गए हैं, वो कौन कौन सी चीजें रिलीज करेंगे जो ब्लड में चली जाएंगी? Troponin T और troponin C. जी, Troponin T ट्रोपोनिन, और वेरी. troponin C. ट्रोपोनिन, कौन कौन सी ट्रोपोनिन? T और C. पढ़ के आइएगा, आप लोग बता नहीं रहे. और कौन से ट्रोपोनिन के अलावा और कौन से कार्डियक मार्कर्स हैं? Troponin I. ये तो ट्रोपोनिन्स हो गए. और ट्रोपोनिन्स के अलावा और कौन से? पढ़ के आइएगा. ट्रोपोनिन्स के अलावा और कौन से कार्डियक मार्कर्स हैं? सीके सीके एमबी हैं, ये कार्डियक मार्कर्स हैं. 5-6 घंटे के अंदर इनका लेवल राइज करना शुरू कर जाता है. सवेरे पेशेंट को अटैक पड़ा, दोपहर को 12 बजे उसका सीके-एमबी का लेवल राइज हो जाएगा, है ना? कैसे पता चलेगा? एक तो पेशेंट को आप ले जाओगे, उसका ईसीजी करवाओगे. दूसरा, लेबोरेटरी में उसका ब्लड सैंपल जाएगा और उसमें सीके-एमबी इनके लेवल्स चेक किए जाएंगे, ट्रोपोनिन के लेवल्स चेक किए जाएंगे, और एक और चीज़ है एलडीएच के लेवल्स चेक किए जाएंगे. और अगर ये लेवल्स बढ़े हुए होंगे तो इसका मतलब है दैट देयर इज damage to the cardiomyocytes, and damaged cardiomyocytes they are releasing the enzymes. फिर यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इन्फाक्शन अलग अलग तरह से होता है. तो जो ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन होता है पूरी वॉल को इन्वॉल्व करता है. सब एंडोकार्डियल इन्फाक्शन पूरी वॉल को नहीं इन्वॉल्व करता है. तो ये फुल थिकनेस इन्फाक्शन होगा तो जाहिर है कि वहाँ पर ज़्यादा डैमेज होगी और वहाँ पर कार्डियक मार्कर्स जो हैं उनके लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होंगे. ये जो सब एंडोकार्डियल इन्फाक्शन है, यहाँ पर थोड़ी सी वॉल डैमेज हुई है
तो यहाँ पर कार्डियक मार्कर्स का लेवल उतना ज़्यादा नहीं रेज्ड होगा, हालांकि नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होगा वो। ओके, फिर हम बात करते हैं ट्यूमर्स की, बिनाइन ट्यूमर्स एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। तो बिनाइन ट्यूमर्स और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, ये डिफरेंसेस हम अभी नहीं इनको डिस्कस करेंगे, आप सबको पता है और थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। इसके अलावा मुझे तीन बिनाइन ट्यूमर्स और 3 मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, इनके नाम ज़रूर पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको स्ट्रक्चर बता के पूछूंगी कि अगर नर्व्स हैं तो उनके बिनाइन ट्यूमर्स को क्या कहेंगे, उनके मेलिग्नेंट ट्यूमर्स को क्या कहेंगे। अगर स्केलेटल मसल्स हैं उनके बिनाइन ट्यूमर्स और उनके मेलिग्नेंट ट्यूमर्स को क्या कहेंगे। स्मूथ मसल्स हैं उनके बिनाइन ट्यूमर्स और उनके मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, इनको क्या कहा जाएगा। बोन के बिनाइन ट्यूमर्स, बोन के मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, इनके क्या क्या नाम है। तो ये सारे वाइवा के क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। कल का पूरा दिन है आप लोगों के पास, आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए कौन सा प्रोसीजर है ये, क्या स्ट्रक्चर है और क्या प्रोसीजर है। मैम CSF स्पाइनल फ्लूइड कलेक्शन करने का प्रोसीजर। जी, क्या कहते हैं इस, लंबर पंक्चर। वेरी गुड, लंबर पंक्चर कहते हैं। तो लंबर पंक्चर जो है उससे, उसकी मदद से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, CSF वी एस्पिरेट दी CSF। और CSF को करने के लिए जो लोकेशन है दैट इज दी लंबर वर्टिब्रा, L3 L4 या L4 L5 के बीच में। यहाँ पर हम क्यों कलेक्शन करते हैं भाई, हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस तो ऊपर से लेकर नीचे तक है, तो हम सिर्फ लंबर वाले एरिया में क्यों CSF को कलेक्ट करते हैं। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड है आपकी वो काफ़ी ऊपर छूट गई है। L1 L2 के लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है और नीचे सिर्फ एक जो नर्व्स होती हैं उनका एक टफ्ट नीचे जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड है उसको आप ना डैमेज करें, इसलिए हम थोड़ा सा नीचे के लेवल पे L3 L4 के बीच में या L4 L5 के बीच में अपनी नीडल को डालते हैं और वहाँ से सैंपल को कलेक्ट करते हैं। तो आपने CSF का कलेक्शन कर लिया। CSF को कौन कौन सी कंडीशन में कलेक्ट करते हैं, what are the conditions when you want to collect the CSF and study it in the laboratory? ल्यूकेमिया, कोई कैंसरस कंडीशन होगी, कोई ये मैलिग्नेंसी वगैरह होगी। मेलिग्नेंसी हो, वेरी गुड। और उससे tuberculosis ज़्यादा meningitis मेनिंजाइटिस, सबसे ज़्यादा कॉमन जो कंडीशन है दैट इज़ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस हो गई या एंसेफेलाइटिस हो गई उस कंडीशन में, तो मेनिंजाइटिस इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस हो सकती है या नॉन इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस हो सकती है। मेनिंजाइटिस में इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए, वायरल इन्फेक्शंस हो गए, ट्यूबरक्लोसिस है बहुत कॉमन है। तो इन सारी कंडीशंस में CSF में जैसा आपका डिजीज प्रोसेस है उसी तरह के चेंजेस CSF में भी आएंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें नॉर्मली आपको न्यूट्रोफिलिया मिलता है, उसी तरह से CSF आप एग्जामिन करेंगे उसमें भी आपको न्यूट्रोफिलिया मिलेगा। हालांकि जो नॉर्मल CSF होता है उसमें सेल्स का काउंट बहुत कम होता है, उसमें हर माइक्रोलीटर में 0 to 5 सेल्स ही मिलते हैं और वो भी मेनली लिम्फोसाइट्स ही होते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसमें आपको बहुत सारे वाइट ब्लड सेल्स दिखाई देंगे, बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स दिखाई देंगे। लेकिन अगर वायरल इन्फेक्शन है, वायरल मेनिंजाइटिस है, तो उस कंडीशन में आपको लिम्फोसाइट्स मिलेंगे मेनली। और अगर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है तो वहाँ पर भी आपको मेनली जो लिम्फोसाइट्स हैं वही दिखाई देंगे। और अगर आप हिस्टोपैथोलॉजी करके देखें तो उसमें आपको ग्रैन्युलोमास नज़र आएंगे। तो हर तरह की मेनिंजाइटिस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये सारे फीचर्स हैं जो हम लेबोरेटरी में करके देखते हैं। फिर इन्फेक्शंस हो गए, मेनिंजाइटिस हो गई, इसके अलावा मेलिग्नेंसीज हो गई, ल्यूकीमियाज हो गई। ल्यूकीमियाज के केस में जब वाइट सेल्स का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड में, तो CSF में भी काउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो ल्यूकीमियाज होंगी वहाँ पर तो आप CSF एग्जामिन करेंगे, इसमें भी हज़ारों की तादाद में आपको वाइट ब्लड सेल्स दिखाई देंगे। फिर इसके अलावा मेलिग्नेंसीज हैं, मेलिग्नेंसीज में आपको CSF में चेंजेस मिलेंगे, मेलिग्नेंट सेल्स दिखाई देंगे। हेमरेज अगर होती है, सब एरेक्नॉइड हेमरेज होती है, ट्रॉमा हो गया किसी वजह से,
तो उसमें सब एरेक्नॉइड अगर हेमरेज हो रही है तो उसमें आपको रेड सेल्स दिखाई देंगे। सो रेड सेल्स अगर आपका ट्रॉमेटिक पंक्चर है तब भी रेड सेल्स दिखाई देंगे। सीएसएफ को एक एस्पिरेट करने के लिए नीडल डाली और उसमें ब्लीडिंग हो गई वहाँ पर, तो आपके सैंपल के साथ में ब्लीडिंग ब्लड भी आएगा, तो उस केस में भी आपको ब्लड मिलेगा। मेलिग्नेंट कंडीशन है वहाँ पर भी ब्लड मिलेगा। या फिर अगर ट्रॉमा हुआ है, हेड इंजरी हुई है, उस केस में भी सीएसएफ सब एरेक्नॉइड हेमरेज हो सकती है, तो वहाँ पर आपको ब्लड दिखाई देगा। सो देयर आर मेनी कंडीशंस व्हेन यू फाइंड ब्लड इन दी सीएसएफ। फिर ये जो पिक्चर है ये क्या है, कोई बता सकता? आप लोगों ने देखी है ये पिक्चर? Okay, now this is a picture of fine needle aspiration cytology. हम जो FNAC की बात करते हैं, FNAC, fine needle aspiration cytology. फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी ना, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी जो है इसमें हम एक सिरिंज और नीडल को इस्तेमाल करते हैं, और जो भी ग्रोथ्स या ट्यूमर्स दिखाई देते हैं सरफेस पे, बॉडी के सरफेस पे, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर शायद ये कोई सलाइवरी ग्लैंड है जिसको एस्पिरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरफेस के ऊपर जो भी दिखाई दे रहे हैं ट्यूमर्स या ग्रोथ्स, उनमें नीडल डालकर उसके अंदर से एस्पिरेट लेते हैं, और उस एस्पिरेट में जो सेल्स आते हैं उनको उनकी स्लाइड बनाकर और स्टेन करके उसके बाद माइक्रोस्कोपिकली उसको देखते हैं कि उन सेल्स में कोई चेंजेस तो नहीं है, मेलिग्नेंट चेंजेस हों या एटिपिकल चेंजेस हों, तो उसकी मदद से हम एक रैपिड डायग्नोसिस बना सकते हैं कि ये जो ग्रोथ है ये कोई ट्यूमर है या कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है या कोई इन्फेक्शन है। ओके, तो ये एक बहुत ही कन्वीनियंट प्रोसेस है पेशेंट के लिए। कन्वीनियंट इसलिए कि अगर हम फाइन नीडल एस्पिरेशन ना करें तो फिर पेशेंट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसकी या तो बायोप्सी करनी पड़ेगी या फिर उस पूरी ग्रोथ को निकालना पड़ेगा, जिसके लिए पेशेंट को कम से कम हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, 2-4 दिन वहाँ पे लगाने पड़ेंगे, छुट्टी लेनी पड़ेगी, और उसके बाद में उसकी डायग्नोसिस हो सकेगी। So fine needle aspiration cytology is a process by which you can do a rapid cytological diagnosis। और अगर उस डायग्नोसिस में पता चल गया कि भाई ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे के देख लीजिए पेशेंट को, हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। या कोई इन्फेक्टिव प्रोसीजर, इन्फेक्टिव इटियोलॉजी है, तो उस केस में आप एंटीबायोटिक्स और दूसरा ट्रीटमेंट दे के देख लीजिए, हो सकता है कि पेशेंट कुछ दिनों में, 4-5 दिनों में, हफ्ते भर में ठीक हो जाए। और हो सकता है कि ये कोई ट्यूमर हो, कोई मेलिग्नेंट कंडीशन हो, तो उस केस में फिर हम डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द ट्यूमर इज लुकिंग लाइक, व्हाट द सेल्स आर लुकिंग लाइक, तो उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट को प्लान करने में मदद कर सकते हैं। तो इसलिए जो ये साइटोलॉजी के जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे एक तो हम रैपिड डायग्नोसिस बना सकते हैं, दूसरे पेशेंट को बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस नहीं होता इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ मनी स्पेंड। बहुत कम खर्चे में और बहुत कम। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको। उसके बाद में ये पिक्चर आप सब लोग जानते हैं, मैं दिखा चुकी हूँ आप लोगों को क्लास में ना। जो ये पिक्चर है एथेरोस्क्लेरोसिस की, जिसमें कोलेस्ट्रॉल के और लिपिड के प्लाक्स बन जाते हैं ब्लड वेसल्स में और उनको ब्लॉक कर लेते हैं, और फिर जो ब्लड फ्लो है वो या तो कम हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और इस ख़त्म होने की वजह से जो टारगेट टिश्यू है या टारगेट ऑर्गन है वहाँ पर इस्चीमिया डेवलप होती है, वहाँ पर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है और इन्फेक्शन होता है। ओके, अब ये क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स की और डिफरेंट टेस्ट की, तो एंटीकोएगुलेंट्स आप लोग शायद हीमेटोलॉजी में पढ़ चुके होंगे। तो डिफरेंट जो कलर कोडेड एंटीकोएगुलेंट वायल्स होती हैं वो आप सबको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। ये आप लोग बता सकते हैं कि कौन कौन सी वायल्स हैं और इनमें कौन कौन से एंटीकोएगुलेंट्स हैं? यस जी मैम। बताइए। यस मैम। Yes,
ये पर्पल वाला जो है इसमें EDTA होता है, रेड वाला में कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। जी, EDTA का क्या क्या काम है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल? मैम ग्रीन वाला मैम सोडियम जी, सोडियम हेपारिन, मैम ये चेलेटिंग एजेंट होता है। इस कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? पर्पल वाली वायल है, इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मैम सीबीसी लगाते हैं। जी, सीबीसी मैम CBC CBC। ESR HbA1c। अच्छा, तो CBC में क्यों इस्तेमाल करते हैं पर्पल टॉप, ग्रीन टॉप क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ये भी ग्रीन में वो तो भी एंटीकोगुलेंट होता है मैम। वो जी, ब्लू के एस्पिरेशन के लिए होता क्या? हाँ, तो मतलब उसका काम यही है ना कि वो एंटीकोएगुलेंट है, ये भी एंटीकोएगुलेंट है, वो भी एंटीकोएगुलेंट है, लेकिन आप कह रहे हैं कि CBC हम EDTA वाली ट्यूब से ही करते हैं, ग्रीन टॉप से क्यों नहीं करते? दोनों जगह ही एंटीकोएगुलेटेड ब्लड है आपके पास, रेड टॉप में क्यों नहीं करते CBC? मैम वो कोगुलेट हो जाता है। कोएगुलेट हो जाता है, सो मैम RBC प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, हिमोलाइज हो जाते हैं, तो उसे अच्छा। सीबीसी नहीं लग पाती। लेकिन ब्लू टॉप में तो नहीं होंगे ना, ग्रीन टॉप में होंगे, वहां पर तो आपको एंटीकोएगुलेटेड ब्लड मिल रहा है, वहां पर हम ब्लड फिल्म क्यों नहीं बनाते, उससे CBC क्यों नहीं करते? मैम ब्लू वाले में सोडियम सिट्रेट होता है, जी, इस वजह से। सोडियम सिट्रेट होता है तो वो एंटीकोएगुलेट तो कर रहा है ना ब्लड को, बट व्हाई डोंट यू मेक अ ब्लड फिल्म विद दिस और यू डू अ CBC विद ब्लू टॉप? मैम ब्लू से APTT और PT वगैरह करते हैं। जी, लेकिन अगर हमने Population एक ही ट्यूब कलेक्ट की है और हमने PTA PTT तो उससे कर लिया, और फिर बाद में आ गया कि भैया इस पेशेंट का CBC भी करना है, तो हम ब्लू टॉप से करेंगे कि नहीं करेंगे? मैम हम नहीं। पेशेंट को घर से बुलाएंगे दोबारा कि भैया आ जाओ, दोबारा सैंपल दे दो, वो कहेगा कि इस लैब में कभी नहीं जाऊंगा मैं। मैम पहले ही कलेक्ट कर लेंगे ना। तो पहले कहेगा कि आप दो क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, आपको तो खाली PTA PTT करना है। तो मैम जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे वही करेंगे। ओके। चलिए बताइए कि प्लेन टॉप जो है उसमें क्या है, सॉरी रेड टॉप जो है उसमें क्या है? बस कुछ भी नहीं है मैम उसमें, तो कुछ भी नहीं होता मैम। उसमें कुछ नहीं होता। सीरोलॉजिकल में यूज होता है ना। जी, सीरोलॉजी में यूज करते हैं, और मैम वो प्लेन है। किसमें? मैम केमिस्ट्री लैब में भी यूज करते हैं, ब्लड बैंक में भी यूज करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी, ओके। मैम जो ब्लड रेड टॉप, हाँ, ट्रांसफ्यूजन में भी रेड टॉप ट्यूब है ना, प्लेन ट्यूब, इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं, और बायोकेमिस्ट्री, काफ़ी सारी बायोकेमिस्ट्री आप इसी ट्यूब से लगाते हैं। ब्लड बैंक में कुछ जगहों पर इस्तेमाल करते हैं प्लेन ट्यूब को, और टॉक्सिकोलॉजी में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। EDTA की जो ट्यूब है दैट इज़ हेमाटोलॉजी की ट्यूब, हेमाटोलॉजी के जितने भी टेस्ट हैं उसमें मैक्सिमम सारे टेस्ट हम EDTA की ट्यूब में ही कर लेते हैं, पर्पल टॉप में। और ये इसलिए करते हैं कि पर्पल टॉप ट्यूब में जो सेल्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी है वो प्रिजर्व्ड रहता है, वो दूसरी ट्यूब्स में प्रिजर्व नहीं रहता है। अगर हम ब्लू टॉप की बात करें या ग्रीन टॉप की बात करें, तो उसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं रेड सेल, वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स के, या मान लीजिए पैरासाइट्स हैं, तो उनका स्ट्रक्चर प्रिजर्व नहीं रहता, उनकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो देखने में, जैसे हमने आपको भी स्लाइड पिक्चर्स दिखाई हैं डिफरेंट सेल्स की, तो देखने में वो सारे सेल्स अब नॉर्मल दिखाई देंगे अगर हम दूसरी एंटीकोएगुलेंट्स के ब्लड के साथ में ब्लड फिल्म बनाएंगे या फिर CBC करेंगे। फिर यहाँ पर एक और ट्यूब है, ग्रे टॉप ट्यूब है जिसपे ग्लूकोज लिखा हुआ है ना? तो इसमें क्या है और इसको मैम ये इसको एंटी ग्लाइकोलाइटिक होता है। जी, एंटी ग्लाइकोलाइटिक होता है, ग्लाइकोलाइसिस एंटी ग्लाइकोलाइटिक होता है जी। तो इसका क्या फायदा है? मैम ये ग्लाइकोलाइसिस नहीं होने देता। तो क्या फायदा होगा उससे, क्यों क्यों यूज करते हैं? मैम इसे ब्लड ग्लूकोज, शुगर वगैरह करने ब्लड के लिए। ग्लूकोज, जी, ब्लड ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। और आपने बताया कि एंटी ग्लाइकोलिटिक है, कौन सा एजेंट है जो एंटी ग्लाइकोलिटिक है? इसमें कौन सी मैम चीज पाई फ्लोराइड गई है वाइड, ऐसी जो? फ्लोराइड सोडियम जी, फ्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, वेरी गुड, सोडियम क्लोराइड है जो एंटी ग्लाइकोलिटिक है। और
ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है जिसको ये रोकता है? कहाँ पर हो रही होती है ग्लाइकोलिसिस? उससे क्या नुकसान होगा? आपने एक सैंपल कलेक्ट किया ग्रे टॉप ट्यूब में, इसमें सैंपल आपका है जिसमें रेड सेल्स भी हैं, रेड सेल्स हैं, वाइट सेल्स हैं। रेड सेल्स आपने निकाल लिए हैं बाहर, है ना, सैंपल कलेक्ट कर लिया है, बट वो सारे लाइव सेल्स हैं ना, तो उनमें जो जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे चल ही रहे हैं अभी। तो उनको अपने एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल करेंगे, वो सैंपल में ग्लूकोज होगा उसको इस्तेमाल करते रहेंगे, है ना। तो उनके लिए उसके लिए ग्लाइकोलिसिस ज़रूरी है। अगर आप सैंपल को किसी दूसरी चीज़ में दूसरे ट्यूब में कलेक्ट करें, तो अगर ग्लाइकोलिसिस चलती रहेगी, फिर आप इस ट्यूब में जब ग्लूकोज का लेवल एस्टिमेट करेंगे तो वो काफ़ी कम होगा, 10 to 15% कम होगा वो लेवल, है ना। इसलिए इसमें एंटी ग्लाइकोलिटिक एजेंट डालते हैं, सोडियम क्लोराइड डालते हैं, जो ग्लाइकोलिसिस को प्रिवेंट करता है। ग्लाइकोलिसिस नहीं होती तो आपको करेक्ट लेवल ऑफ ग्लूकोज मिलता है। ओके, तो ये कहाँ पर इसका इस्तेमाल फायदेमंद है? हम जब प्लेन ट्यूब लेते हैं, रेड टॉप ट्यूब, हमने बताया कि उसमें बायोकेमिस्ट्री के सारे टेस्ट आप लगा सकते हैं, ग्लूकोज भी लगा सकते हैं उसमें, तो प्रॉब्लम क्या है? हम फिर क्यों ग्रे टॉप इस्तेमाल करना चाहते हैं ग्लूकोज के लिए? प्लेन टॉप ट्यूब अगर आप लेंगे तो उसमें ग्लाइकोलिसिस चलती रहेगी, होती रहेगी, और आपने सवेरे 8 बजे सैंपल कलेक्ट किया, पेशेंट आपके पास फास्टिंग कंडीशन में आया है, 8 बजे सैंपल कलेक्ट किया, सारा दिन आप सैंपल कलेक्ट करते रहे 12-1 बजे तक, फिर आपने कहा लंच के बाद लगाएंगे टेस्टिंग, लंच के बाद टेस्टिंग लगानी शुरू की, 6 घंटे हो गए सैंपल को आए हुए, ढेर सारी ग्लाइकोलिसिस हो चुकी है, पेशेंट का लेवल आना चाहिए था 140 और वो घट के रह गया 120 या 110, तो आप एक डायबिटिक पेशेंट को ना नॉर्मल ब्लड शुगर दे रहे हो। ओके, तो ये प्रॉब्लम है प्लेन ट्यूब में, रेड टॉप ट्यूब में। लेकिन अगर आप जो ग्रे टॉप ट्यूब है उसको इस्तेमाल करेंगे तो सुबह जितना लेवल था दोपहर को भी उतना ही लेवल ग्लूकोज का आपको मिलेगा। ओके, तो जब हमें ये पता होता है कि भाई हम तो अभी ही टेस्ट लगाने जा रहे हैं, तो हम रेड टॉप ट्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ग्लाइकोलिसिस नहीं होती, आधे 1 घंटे के अंदर इतनी ज़्यादा ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी। लेकिन जब आपको पता है कि सैंपल तो हमने सवेरे कलेक्ट किया है और इसको टेस्ट लगाएंगे हम दोपहर को 2 बजे या 3 बजे, तो फिर बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्लाइकोलिसिस हो चुकी होगी और आपका शुगर का लेवल काफ़ी कम हो चुका होगा, और फिर आप करेक्ट वैल्यू नहीं दे पाएंगे ग्लूकोज की। तो इसलिए फिर हम ग्रे टॉप ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई अभी आधे 1 घंटे के अंदर अंदर हम टेस्टिंग कर लेंगे, तो आप रेड टॉप में भी ग्लूकोज के लिए सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो ग्रीन टॉप ट्यूब है, हेपारिन ट्यूब, इसमें क्या, इसमें कौन से टेस्ट लगाते हैं? मैम ट्यूबरक्लोसिस। मैम बोन मैरो स्टडी करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा टेस्ट? ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा टेस्ट है ग्रीन टॉप में? वाई फॉर ट्यूबरक्लोसिस? मैम बोन मैरो स्टडी करते हैं ग्रीन। लैक्टेट, मैम पायरुवेट, टीबी गोल्ड। जी टीबी गोल्ड, टीबी गोल्ड के लिए हेपारिन में इस्तेमाल करते हैं। और कौन सा टेस्ट है जो हेपारिन ट्यूब में इस्तेमाल करते हैं? हालांकि टीबी गोल्ड जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ये टेस्ट बैंड भी है कई सालों से, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग करते हैं। उससे बहुत ज़्यादा अच्छे टेस्ट आ गए हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए। सो टीबी गोल्ड इज फास्ट बिकमिंग ऑब्सोलीट, लेकिन हाँ उसके लिए सैंपल इसमें हेपारिन ट्यूब में ही कलेक्ट करते हैं। और कौन कौन से टेस्ट लगा सकते हैं हम हेपारिन ट्यूब से? बोन मेरो के टेस्ट लगा सकते, जी बोन मेरो के टेस्ट लगा सकते। नहीं, आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। मैम बोन मैरो स्टडी। बोन मैरो, बोन मैरो में क्या? बोन मैरो के लिए कौन सा सैंपल, किस तरह का सैंपल? मैम जैसे कि आप कोई जी
कुछ एनालाइट्स हैं, Functions लैक्टेट को। है, पायरुवेट है, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं ग्रीन टॉप को कॉमनली जो टेस्ट किए जाते हैं। बोन मैरो वगैरह तो बहुत ज़्यादा कॉमन टेस्ट नहीं है। और फिर आपका ये जो येलो टॉप है, येलो टॉप जो जेल ट्यूब है, इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? इसमें कैसा सैंपल मिलता है आपको? मैम ये सीरम सेपरेटिंग ट्यूब है, इसमें बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट लगते हैं। हाँ, सो दिस इज सेम एज रेड टॉप ट्यूब। फर्क क्या है दोनों में? मैम इसमें सीरम मिक्स्ड नहीं होता। जी, इसमें जो रेड सेल्स है ना, इसमें एक जेल पड़ा हुआ है नीचे, तो जो रेड सेल्स हैं वो सारे उस जेल के अंदर चले जाते हैं और सीरम आपका सेपरेट हो जाता है अपने आप से ही। रेड टॉप ट्यूब में आप सीरम सेपरेट करें तो नीचे का लेयर होगा रेड सेल्स का, ऊपर होगा सीरम, और आपने सीरम जब निकाल लिया सारा तो जो जहाँ पर दोनों दोनों चीज़ें मिक्स हो रही होती है ना, वहाँ से रेड सेल्स वापस ऊपर सीरम में आ सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। लेकिन जो ये येलो ट्यूब है, इसमें सारे रेड सेल्स जेल के अंदर चले गए, ऊपर आपका सीरम बिल्कुल क्लियर सीरम मिलेगा आपको। तो अगर थोड़ी सी भी क्वांटिटी है सीरम की, उसको भी आप आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। जबकि रेड टॉप ट्यूब में अगर थोड़ा सा सीरम बनता है तो उसको सेपरेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, उसमें हमेशा मिक्सिंग हो जाती है रेड सेल्स की। सो कम अमाउंट अगर है ब्लड का सैंपल का तो आप एसएसटी में ले लीजिए, येलो टॉप ट्यूब में ले लीजिए, वहाँ पे आसानी से सीरम सेपरेट हो जाएगा विदाउट मिक्सिंग ऑफ रेड सेल्स। मिक्सिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? मिक्सिंग ऑफ रेड सेल्स क्यों नहीं होनी चाहिए? कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनमें अगर मिक्सिंग होगी तो उन टेस्ट की वैल्यू ऑल्टर कर जाएगी। जैसे कि पोटाशियम है, एलडीएच है, ये सारी पोटाशियम है जो सेल्स के अंदर आपको पता है कि काफ़ी सारा होता है, रेड सेल्स है उनके अंदर भी काफ़ी सारा होता है। तो अगर मिक्सिंग हो जाएगी रेड सेल्स की उसके साथ में, सीरम के साथ में, तो इन सारी एनालाइट्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा फॉल्सली एलिवेट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ब्लड फिल्म्स हैं ये, और स्टेन्ड एंड अनस्टेन्ड दोनों तरह की ब्लड फिल्म्स दिखाई गई हैं। आपको पता है कि नॉर्मली जो ब्लड फिल्म है उसका शेप टंग शेप होना चाहिए, इस तरह की ब्लड फिल्म होनी चाहिए। इसमें डीएलसी आप लोगों ने पढ़ा है? डीएलसी किस तरह से करते हैं? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट किस तरह से करते हैं? डीएलसी तो आपके सिलेबस में है ना? यस मैम। Yes, ma'am. प्रेपरेशन ऑफ ब्लड फिल्म एंड परफॉर्मिंग डीएलसी, ये दो दो तो प्रैक्टिकल्स हैं आपके हेमेटोलॉजी के। तो अब ये ब्लड फिल्म है, आप इसको कैसे स्टेन करेंगे? पहली वाली ब्लड फिल्म है जो अनस्टेन्ड है। हाउ डू यू स्टेन अ ब्लड फिल्म? प्रोसीजर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? कौन सा स्टेन लगाया है हमने? व्हाट इज द स्टेन मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू स्टेन अ ब्लड फिल्म? मिथाइलिन ब्लू। जी, मिस मिथाइलिन ब्लू होगा शायद। मेथिलीन ब्लू। लीशमन स्टेन का नाम नहीं सुना है? यस मिस यस, लीशमन स्टेन हो। लीशमन स्टेन होता है, उससे ये स्टेन होने के बाद में स्लाइड इस तरह की दिखाई देती है। और जब इसको हम माइक्रोस्कोप में प्लेस करते हैं स्टेज के ऊपर, उसके बाद में लो पावर में देखा, फिर हाई पावर में देखा, और उसके बाद में एक ड्रॉप ऑयल की डालकर इस स्लाइड के ऊपर ऑयल इमर्शन लेंस में देखते हैं। और उसके बाद में फिर हम इस स्लाइड को स्लाइड को स्कैन करते हैं उन एरियाज में जहाँ पर रेड सेल्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो आमतौर पे ये जो ब्लड फिल्म है इसके 3 पोर्शंस होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। हेड वाला पोर्शन है जहाँ से आपने स्लाइड बनानी शुरू की है, जहाँ पर रेड सेल्स बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, बहुत ही डार्क स्टेनिंग और बहुत थिक स्मीयर जहाँ पर होता है, तो वहाँ पर हम कुछ भी देख नहीं सकते हैं, बस हमें क्राउडेड रेड सेल्स दिखाई देते हैं हेड वाले पोर्शन में। तो वहाँ पर हम आमतौर पे स्लाइड को नहीं देखते हैं। फिर इससे अगला वाला पोर्शन है जिसको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो वहाँ पर ब्लड फिल्म थोड़ी सी थिन हो गई है, रेड सेल्स सेपरेट हो गए हैं और वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो रेड सेल्स और उनके बीच बीच में पाए जाने वाले वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ये हमें ठीक से दिखाई देते हैं। तो इस एरिया में इस एरिया को हम बॉडी पार्ट कहते हैं। पहला हिस्सा हो गया हेड, दूसरा हो गया बॉडी। बॉडी वाले पार्ट में हम जो डिफरेंशियल काउंट है उसको करते हैं। तो पूरा जो बॉडी पार्ट है उसको हम स्कैन करते हैं माइक्रोस्कोप में, स्लाइड को हम मूव करते रहते हैं लगातार राइट टू लेफ्ट एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड,
और एक जिग-जैग पैटर्न में स्लाइड मूव होती रहती है, और जितने भी सेल्स हमें दिखाई देते हैं वाइट ब्लड सेल्स, उनको हम काउंट करते रहते हैं। तो हमें न्यूट्रोफिल दिखाई दिया तो हमने उसको लिख लिया, अपनी ग्रिड एक बना ली 100 स्क्वायर्स वाली, और हर एक स्क्वायर में न्यूट्रोफिल दिखाई दिया तो n लिख दिया, उसके ऊपर लिम्फोसाइट दिखाई दिया तो L लिख दिया। इस तरह से करते करते जब तक कि हम 100 सेल्स को काउंट ना कर लें तब तक हम इस ग्रिड को फिल करते रहते हैं। जब आपने एक बार पूरी ग्रिड को फिल कर लिया तो उसके बाद में आप टोटल सेल्स काउंट कर लीजिए, न्यूट्रोफिल्स n कितने हैं, लिम्फोसाइट्स L कितने हैं, इओसिनोफिल्स E कितने हैं, और इससे हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। सो दैट गिव्स यू द डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट और द परसेंटेज ऑफ ऑल द 5 वाइट ब्लड सेल्स। फिर इसी फिल्म में एक तीसरा हिस्सा है जिसे हम टेल कहते हैं। सो ब्लड फिल्म, एक आइडियल ब्लड फिल्म जो होती है उसके 3 पोर्शंस होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। टेल वाला हिस्सा वो है जहाँ पर रेड सेल्स काफ़ी दूर दूर हो गए हैं। जब वो काफ़ी दूर दूर हो जाते हैं तो जितने भी सेल्स उस एरिया में होते हैं वो अच्छी तरह से स्प्रेड आउट करते हैं। जब वो स्प्रेड आउट करते हैं और बड़े बड़े दिखाई देते हैं तो आप वहाँ पर सारी डिटेल्स जो सेल की हैं वो अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस कैसा है, उसके लोब्स कितने हैं, उसके अंदर ग्रैन्यूल्स कैसे हैं, साइटोप्लाज्म कैसा है, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा पैरासाइट्स तो नहीं है रेड सेल्स के अंदर या वाइट सेल्स के अंदर, तो वो दिखाई दे सकते हैं आपको। तो टेल वाला पोर्शन जो है वहाँ पर हमें डिटेल्स काफ़ी अच्छी दिखाई देती हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी थिन्ड आउट ब्लड स्मीयर होती है। लेकिन डिसएडवांटेज उस वाले हिस्से में देखने में ये है कि आपको काफ़ी कम ब्लड देख पाएंगे आप। तो हम मैक्सिमम जो टेस्टिंग है वो बॉडी के पोर्शन में करते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं जो आप को पता होने चाहिए अपनी ब्लड फिल्म्स को एग्जामिन करने से पहले। अब यहाँ पर देखिए कुछ मैंने रिपोर्ट्स लगाई हैं, इनको आप देखिए। ये पहली जो रिपोर्ट है ये एक पेशेंट है, वो इज़ 34 इयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट, और इनका देखिए इसमें एबनॉर्मेलिटी क्या क्या है। ये एक सीबीसी है जिसमें हीमोग्लोबिन की वैल्यू 5 दिखाई गई है। TLC और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज़ 10,500। DLC में पॉलीमॉर्फ्स हैं या न्यूट्रोफिल्स हैं 52%, लिम्फोसाइट्स 39%, मोनोसाइट्स 5%, इओसिनोफिल्स 4%। और उसके अलावा इसमें रेड सेल काउंट दिया गया है, हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है, उसी के अकॉर्डिंग रेड सेल काउंट भी काफ़ी कम है, और हेमाटोक्रिट भी उसके हिसाब से काफ़ी कम है। और इसके अलावा जो रेड सेल इंडिसेस होती हैं MCV, MCH, MCHC, ये दिखाई गई हैं। तो आप लोगों ने सारी रेड सेल इंडिसेस कर ली हैं। रेड सेल इंडिसेस हैं जिनकी बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि अगर पेशेंट को एनीमिया है या कोई भी दूसरी कंडीशन है तो वो किस तरह की एनीमिया है। हीमोग्लोबिन अगर कम है तो क्यों कम है, क्या रेड सेल्स का काउंट कम है, या रेड सेल्स का साइज कम है, या रेड सेल्स के अंदर का हीमोग्लोबिन कंटेंट कम है। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है, इन तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तीनों ही चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन तो कम है, रेड सेल काउंट भी कम है, पीसीवी भी कम है, पैक्ड सेल वॉल्यूम या हेमाटोक्रिट भी कम है। लेकिन जो इंडिसेस हैं, इंडिसेस में एमसीवी नॉर्मल है, यानी कि रेड सेल्स का जो वॉल्यूम है या उनका साइज है वो नॉर्मल है। MCH विच मीन्स कि हीमोग्लोबिन कंटेंट वो भी नॉर्मल है, और MCHC थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन कंटेंट रेड सेल का ठीक है और रेड सेल का वॉल्यूम या साइज ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि शायद जो रेड सेल्स का काउंट है वो कम हो गया है। हो सकता है कि ये पेशेंट ब्लीड कर रहा है, ब्लीडिंग की वजह से काफ़ी हीमोग्लोबिन कम हो गया है और रेड सेल्स का जो काउंट है वो कम हो गया है, और उसी की वजह से जो PCV है या हीमाटोक्रिट है वो भी कम है। तो यहाँ पर मेन जो एबनॉर्मेलिटी है वो यही है कि हीमोग्लोबिन और रेड सेल काउंट एंड PCV ये सारे कम है। पेशेंट इज़ वेरी एनीमिक, लेकिन ये जो एनीमिया है ये किसी डेफिशिएंसी की वजह से नहीं है, आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, साइनोकोबालामिन डेफिशिएंसी नहीं है। दिस डेफिशिएंसी इज बिकॉज ईदर द रेड सेल्स आर नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड और दे आर बीइंग लॉस्ट इन ब्लीडिंग। फिर यहाँ पर एक दूसरी रिपोर्ट है, पेशेंट है 23 इयर्स ओल्ड फीमेल, और यहाँ पर हीमोग्लोबिन देखिए है 11.2, और यहाँ पर जो TLC है दैट इज़ 12,600। तो ये बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें
जिसमें इन्फ्लेमेशन है, TLC बढ़ा हुआ है। और जब हम बात करते हैं अक्यूट फेज रिएक्टेंट्स की, तो उसमें एक चीज़ है ESR। ESR भी देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 54 है ESR। ओके, सो दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्वेस्टिगेट करने पे पता चलेगा कि किस चीज़ का इन्फ्लेमेशन है, कहाँ पर है। हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है, माइल्ड एनीमिया है पेशेंट को। और ये जो माइल्ड एनीमिया है, इसमें अगर हम इंडिसेस देखें, MCV, MCH, ये सारे कम हैं, which means that the red cell size is small, the red cell content is small. It may be iron deficiency anemia. फिर एक और रिपोर्ट है यूरिन एग्जामिनेशन की, जिसमें आप देख सकते हैं फिजिकल एंड केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर कलर देख लीजिए, यूरिन का कलर पेल येलो, अपीयरेंस क्लियर है, पीएच जो है वो एसिडिक है। इसमें एल्ब्यूमिन ये पेशेंट पास कर रहा है। सो इफ देयर इज पैसेज ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन और पैसेज ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, दिस इज अ केस ऑफ एल्ब्यूमिनुरिया और प्रोटीनयूरिया। शुगर भी है यहाँ पर, ट्रेस शुगर है। द पेशेंट इज 42 ईयर्स, मेल पेशेंट। तो ट्रेस शुगर अगर पास हो रही है, इसका मतलब ये शायद डायबिटिक हो सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने पर कोई भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग इसमें नहीं दिखाई दे रही है। तो इनके यूरिन में एक तो प्रोटीनयूरिया है, दूसरी ग्लाइकोस्यूरिया है। सो विद दिस वी फिनिश दिस PPT। इस PPT में से ही मेनली आपके स्पॉटिंग्स आएंगी और वाइवा के क्वेश्चंस आएंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें, और फिर हम ख़त्म करते हैं अपनी क्लास। कल पढ़ाई करिएगा आप लोग, क्योंकि वाइवा में जो पूछी जाएंगी चीज़ें, स्पॉटिंग में जो आइडेंटिफाई करने को बोला जाएगा, वो पता होना चाहिए आप लोगों को। सो शैल वी फिनिश द क्लास नाउ? मैम आपका वाइवा कब होगा वैसे? मैम मतलब वाइवा हम टाइम? सवेरे ही स्टार्ट करेंगे। शायद 2 या 3 स्टूडेंट्स को एक साथ बुलाएंगे अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर्स। हम 1 ऑनवर्ड स्टार्ट कर देंगे। दूसरे टीचर्स हैं वो शायद डॉक्टर साद 25 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर आमिना हैं वो 25 बैकवर्ड्स स्टार्ट करेंगी। तो इस तरह से सबके वाइवा चलते रहेंगे। 2 स्टूडेंट्स या 3 स्टूडेंट्स को एक साथ बुलाएंगे। मैं इस तरह से करूँगी, दूसरे टीचर्स का मुझे नहीं पता है। तो हो सकता है कि कहीं पे किसी पॉइंट पे जाके थोड़ी बहुत क्लैश हो जाए, तो अगर जो स्टूडेंट दूसरे टीचर के पास होगा उसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे, वो वापस आ सकता है अपने वाइवा के लिए। लेकिन होगी नहीं मेरे ख्याल से क्लास, क्योंकि मैं 1 ऑनवर्ड स्टार्ट करूँगी, डॉक्टर साहब 25 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। बस डॉक्टर आमिना 25 रोल नंबर 25 से पीछे जाएंगी। तो हो सकता है कहीं बीच में थोड़ा बहुत छोटा मोटा क्लैश हो जाए, तो छोड़ देंगे उन स्टूडेंट्स को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद मैम ये हो जाएंगे तब कर लेंगे उनका वाइवा। जी मैम आपने जो अभी ये 51 स्लाइड करवाई है, तो इन्हीं को ना अच्छी तरह से प्रिपेयर करना, मतलब इन्हीं के बारे में पढ़ना है ना, हाँ, ऐसे ही कर लो, इससे बाहर नहीं करना है। हाँ। इससे बाहर तो बहुत कुछ हो रहा है। उन सारे जो डेफिनेशंस हैं, कॉजेज हैं उनकी, उन सब चीज़ों को पढ़ लेना। ओके मैम। सारी चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा उसको कट शॉर्ट करने के लिए आपको पिक्चर्स दिखा दी हैं स्पॉटिंग्स की। फिर प्रैक्टिकल्स तो आपके पास है ही, उनको तो पूरा प्रिपेयर ही करना है। और उसके अलावा स्पॉटिंग्स हैं जो, उनको देख लीजिएगा आप लोग। स्पॉटिंग्स में आइडेंटिफिकेशन, कॉजेज, ये इम्पोर्टेंट है। स्पॉटिंग पे ज़्यादा बड़ा वाइवा नहीं लेंगे, लेकिन आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये क्या चीज़ है, कौन सी कंडीशन है, और उसकी कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं, उसका प्रोसेस क्या हो सकता है। कुछ ही चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं। इन्फ्लेमेशन पढ़ा है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स पढ़े हैं, है ना। बाकी तो 5 प्रैक्टिकल्स ही हैं। इन्फ्लेमेशन, सेल एडेप्टेशन एंड बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, मेनली यही है चीज़ें।